अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि तुर्कमानिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि वो पाकिस्तान से एक बड़ा एमओयू साइन करने वाले हैं और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान से JF-17 एयरक्राफ्ट भी खरीद सकते हैं। और दूसरा बात करेंगे कि जो इस वक्त न्यूज इमर्ज हो रही है कि चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन सिंक हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, आप कह सकते हैं, एक हादसे में, उसकी रियलिटी क्या है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो रिसेंटली हम जानते हैं कि आजरबाईजान $1.6 बिलियन के एवज पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदेगा और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा दफाई मुआहदा है और ये डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में बड़ा माइलस्टोन समझा जा रहा है पाकिस्तान और चाइना के लिए। इसके साथ साथ काजाकिस्तान के हवाले से भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ट्रेनर वर्जन लेगा JF-17 का, ताकि उनके पास जो सुपरसोनिक ट्रेनर की कमी है उसे वो पूरा कर सकें। इसके वक्त तुर्कमानिस्तान के हवाले से भी खबर आ रही है, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान एक MOU साइन करने जा रहे हैं और ये MOU इसलिए होगा कि तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के थ्रू तिजारत कर सके। दोस्तों, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इनमें से जो ज्यादातर स्टेट्स हैं उनके साथ कोई समुंदर नहीं लगता, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। इनको अब तिजारत के लिए या एक लॉन्ग टर्म अपना पूरा ट्रेड रूट बनाने के लिए समुंदर की जरूरत है। अब उसके लिए इनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो डायरेक्ट पाकिस्तान से होते हुए गुजरना और दूसरा रास्ता है कि आधा अफगानिस्तान से गुजरें और फिर आगे ईरान जाएं। तो बजाय कि ये दो मुल्कों से ऑथराइजेशन ले और उनसे गुजरें, इनके लिए बेहतर है कि ये वखान कॉरिडोर से गुजरते हुए पाकिस्तान से ही सीधा चले जाएं ग्वादर की तरफ। और इस वक्त चूंकि ये जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है। इस वजह से पाकिस्तान का CPEC इनके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसी वजह से तुर्कमानिस्तान पाकिस्तान के साथ बाकायदा एक MOU साइन करेगा, जिससे उसको एक्सेस दी जाएगी कि वो ग्वादर पोर्ट के थ्रू अपना सामान मंगवा सकता है और पाकिस्तान के थ्रू वो तुर्कमानिस्तान जाया जाएगा। इससे जारी बात है पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होगा और तुर्कमानिस्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि तुर्कमानिस्तान इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट में, क्योंकि तुर्कमानिस्तान देख रहा है कि उनके पास जो कुछ पुराने वर्जन हैं Su-25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के, उन्हें रिटायर करके उनकी जगह कोई नया एयरक्राफ्ट लेकर आया जाए और न्यू एयरक्राफ्ट के साथ उनके पास एक ट्विन इंजन MiG-29 एयरक्राफ्ट पहले ही मौजूद होगा, तो उनकी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ जो उनका एक विजन है कि हम अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करें, वो भी उनका पूरा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें हमने एक जनरल परसेप्शन की बात की थी कि तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के बाहमी रिलेशंस क्या हैं और उसके साथ साथ JF-17 के चांसेस बनते हैं या नहीं। उस वक्त ऐसा ये कोई रिपोर्ट्स नहीं आई थी, लेकिन ये रिपोर्ट्स उसके बाद आना शुरू हुई कि तुर्कमानिस्तान इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर में। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताते चलूं कि पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को उसकी आज़ादी के कुछ माह बाद ही तस्लीम कर लिया था और आई थिंक तुर्की के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने तुर्कमानिस्तान को रियासती सतह पर रिकॉग्नाइज किया। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। दोनों की बायलैटरल एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेंगी। रिसेंटली ब्रदरहुड एक्सरसाइज कंडक्ट हुई वे सेंट्रल एशियन स्टेट में, और उसमें पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान दोनों शरीक थे। और खास तौर पर ये जो अचानक से खबरें इमर्ज हुई कि काजाकिस्तान भी खरीद सकता है, तुर्कमानिस्तान भी खरीद सकता है, ये इसी वजह से क्योंकि आजरबाईजान जो एक मेजर स्टेक होल्डर है इस पूरे रीजन में, उसने JF-17 ब्लॉक 3 खरीदा और इतनी बड़ी तादाद में। और उसके बाद आप अगर आजरबाईजानी जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर देखें तो वो बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि JF-17 उनकी एयरफोर्स को वो कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है जो वो चाहते थे बड़े लंबे अरसे से। इसके साथ साथ इन्हीं JF-17 में टर्किश वेपन्स आएंगे, टर्किश एसल पोड आएगी, तो उसकी काबिलियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके जवाब में अभी तक जो आजरबाईजान की होस्टाइल नेशन है यानी कि आर्मीनिया, उसके पास इसका कोई काउंटर मौजूद नहीं है। सो ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वस्ती एशियाई मुल्कों को JF-17 एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर लग रही है कि उनके ये जरूरियात भी पूरी कर सकता है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कम खर्च एयरक्राफ्ट है अगर आप दुनिया के बाकी एयरक्राफ्ट से मुआवजा करें। मतलब कि अगर 12 JF-17 ब्लॉक 3 $1.6 बिलियन में आ रहे हैं, यही अगर आजरबाईजान को 12 F-16 खरीदने पड़ते तो उन्हें कम से कम भी near to 8 to 9 बिलियन उन्हें खर्चने पड़ने थे, लेकिन उसी के मुकाबले में उन्हें काफी सस्ते में ये चीज मिल गई। अब दोस्तों आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। दोस्तों रिसेंटली खबरें इमर्ज होती हैं कि चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई, हादसे का शिकार हुई, सिंक कर गई वुहान शिपयार्ड पर, जो कि बीजिंग के बहुत करीब है चाइना में। क्योंकि इन तमाम खबरों को ड्रैग किए बगैर आपको मैं इन रियलिटी बताता हूं कि ये खबर जून 2024 में सबसे पहले आई थी। तब HI सूटन जो कि एक नेवल एनालिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले खबर दी थी। सैटेलाइट इमेजरीज तब आई थी और तब हमने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। तब हमने जून 2024 में वीडियो भी इसी वजह से बनाई थी क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये जो सबमरीन है ये पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन है जिसके साथ हादसा पेश आया और वो तबाह हो गई।
तो तब भी हमने आपको यही कहा था कि यह पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन नहीं बल्कि चाइना की कोई सबमरीन है। तो अब तकरीबन 2-3 माह गुजरने के बाद वही सैटेलाइट इमेजरी दोबारा से सोशल मीडिया पर आई और हर न्यूज आउटलेट ने इस पर अलग-अलग आर्टिकल लिख दिया। तो हमें लगा जैसे कोई नया वाकया हुआ है, हालांकि ये तकरीबन 3-4 माह पहले का वाकया है। और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये न्यूक्लियर सबमरीन है या ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये टाइप 39 सबमरीन हो सकती है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, या दूसरी ये टाइप 41 सबमरीन हो सकती है जो कि मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ आती है और छोटी न्यूक्लियर सबमरीन आप उसे कह सकते हैं। और ये चीज कंफर्म करने के बाद हम थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं कि कहा जा रहा है कि ये सबमरीन सिंक होगी, मतलब थोरोली डिस्ट्रॉय होगी, जाके जैसे कुछ माह पहले इंडिया की आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो फ्रिगेट है इंडिया की, वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, सिंक कर गई थी। तो इसके साथ वैसा नहीं है। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसकी आपको इवन तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। लेकिन अगर इस सबमरीन को देखें तो ये डिस्प्लेस्ड हुई है, इस पर यानी कि कोई मसला आया है जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर को नुकसान भी जाहिर बात है हुआ होगा और इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है। इसकी जाहिर बात चाइनीज साइड पर तहकीकात चलेंगी। लेकिन सिंक होने का मतलब ये होता है कि सबमरीन डूब गई, डिस्ट्रॉय होगी, अब वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन आप सैटेलाइट इमेजरी को देखें तो अपनी नॉर्मल डॉकिंग रूट से थोड़ी सी टेढ़ी पोजीशन में इस वक्त डॉक हुई है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई हादसा पेश आया जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हुई है। लेकिन सिंक का लफ्ज यूज करना ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। सिंक होने का जो लफ्ज है कि जी ये जो सबमरीन है दैट हैज बीन संकन, इसके बुनियादी तौर पर वेस्टर्न मीडिया ने ये नैरेटिव दिया तो उसको आगे चल के सबने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर सैटेलाइट इमेजरी को देखा जाए तो ये कहीं भी कंफर्म नहीं है कि जो पूरी सबमरीन है डिस्ट्रॉय हो गई या राइट ऑफ हो गई। ये डिस्प्लेस हुई है और इसे आराम से आप कह सकते हैं कि रिट्रीव किया जा सकता है। इसके जो स्ट्रक्चरल इसमें डैमेजेस हुए हैं उन्हें जाहिर बात वक्त काफ़ी लगेगा, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये वाकया ज़रूर हुआ है और ये वाकया सच है क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू हमारे सामने इसकी रिपोर्ट्स मौजूद है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।